आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। सर एडवर्ड कोक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। एडवर्ड कोक चीफ जस्टिस थे इन द रेन ऑफ किंग जेम्स वन, और इन्हीं के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया एवी डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन हिज क्लासिक वर्क द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पब्लिश हुआ 1885 में। It is one of basic principles of English Constitution. Doctrine of rule of law is the entire basis of administrative law accepted in US and Indian Constitution. Rule of law has three forms: supremacy of law, equality before law, and judgment, constitution और unwritten constitution। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। Supremacy of law advocates for the democracy, and it says that law is supreme, law is above all, law is above government or king. So rule of law advocates the absolute supremacy or predominance of regular law. It is opposed to the influence of arbitrary power and wide discretionary power on the part of government or else. डेविड ऐसे का मानना था Englishmen were ruled by the law and law alone, not by the discretionary command of the government or authorities. A man can be punished for breach of law. यदि वो कानून तोड़ता है तो ही उसे पनिशमेंट मिलेगी, ना ही कि किसी whimsical और vindictive monarch के द्वारा या any despotic government without any reason या just on their arbitrary decision उसे पनिशमेंट मिलेगा। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कानून का है, यदि उसका उल्लंघन वो करता है तभी वो पनिश होगा। इससे रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड्स एनी पर्सन ए लीगल फ्रीडम, ए लीगल लिबर्टी। Equality before law, the second form. Rule of law speaks about democracy. There must be equality before law and everyone should be treated alike before ordinary court of law. राजा हो या रंक, दोनों कानून के आगे बराबर हैं। They will be equally treated and equally protected by law. Dicey was against the concept of droit administrative, which was prevalent in France at that time. It was a legal system in which दो तरह के लोगों के लिए, दो वर्ग के लिए दो तरह का कोर्ट ऑफ लॉ था। सामान्य वर्ग यानी सिंपल सिटीजन के लिए अलग कोर्ट ऑफ लॉ था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक अथॉरिटीज के लिए अलग कोर्ट ऑफ लॉ था। So it was infringing the concept of equality as per Dicey. So he was against it. Again उसमें उस लीगल सिस्टम में देखा गया कि एक्सिक्यूटिव्स वेर परफॉर्मिंग द क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। इससे ये डर था they would encroach upon the independence or supremacy of judiciary, और ये दोनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। फिर एक्सिक्यूटिव के आर्बिट्ररी पावर के आने की संभावना होती थी, इससे माइट एक्सिक्यूटिव में अब्यूज देयर पावर। तो ये सब कुछ थ्रेट डाइसी को लगने लगा इससे। So he was against that. Dicey did not favor the different courts for executives and simple citizens respectively. तीसरा फॉर्म है जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। In England it was unwritten constitution. Whatever was the law, it was the result of the judgment or judicial decision, and it was taken as a documented command enforced in the court of law and was abided by the citizens. लेकिन इसमें एक ये लिमिटेशन आ रही थी या थ्रेट था जो कि डाइसी ने देखा कि दे कैन बी ऑल्टर्ड और कट और टोटली वाइप्ड अवे आल्सो इन फ्यूचर इफ न्यू जजमेंट कम्स। क्योंकि जो जजमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में होता है और वो हमेशा चलता रहता है। आज दो पार्टी आर्ग्यू की, फिर हो सके अगले साल कोई और उसी नेचर का केस फिर दो पार्टी आपस में आर्ग्यू करे। तो जजमेंट लगभग एक ही सिनेरियो के लिए अलग अलग जजमेंट आता रहेगा। तो जो नया जजमेंट है वो अपने पिछले जजमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। इस चीज का थ्रेट डाइसी ने देखा। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे, कुछ
चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स, राइट जैसे कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, फ्रीडम फॉर एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, उन्होंने देखा जैसे ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो कि एक सिंपल सिटीजन को इन द डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए ही चाहिए, दे वेयर एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर लॉ, नॉट एज ए डॉक्यूमेंटेड कमांड। तो ये उनको अच्छा लगा एंड ही वाज इन फेवर ऑफ दैट, सो ही emphasized that such rights be enforceable in courts of law is in capacity of part of regular law. अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में। Rule of law checked upon the administration authorities. They could not abuse their power. It served as a watchdog to test all administrative actions. Accepted by all legal systems as it safeguarded the constitutional interest of them. Supremacy of law advocates for democracy. It says government is below law, not above it. All are equal before law. Principle of equality implies however high you may be, law is above you. It rightly opposed arbitrary and discretionary power of governmental authorities. Judiciary provides and enforces for individual rights and personal freedoms, जैसे हमने अभी बात किया है, freedoms permanently as a part of regular law rather than temporary. Statute in constitution can be amended and fundamental rights can be abrogated. अब हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच के आपस का लिंक या हाउ दे आर कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। रूल ऑफ लॉ का समावेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी इज ऑलरेडी एनुंशिएटेड इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी ये वेरी कॉन्सेप्ट्स हैं रूल ऑफ लॉ के भी। फिर फंडामेंटल राइट्स विच आर इन्फोर्सेबल इन आवर लॉ and is in part 3 of our constitution, and rule of law advocates for it. Again, rule of law is enshrined in very basic structure of constitution. जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे बदला नहीं जा सकता है, उसमें रूल ऑफ लॉ संलग्न है। Any rule, bylaws, ordinance, amendments, etc. not consistent with it are declared ultra vires by Supreme Court और High Court. हाई कोर्ट का जुडिशन स्टेट लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशन सेंट्रल लेवल पे होता है, और कोई भी कानून यदि सरकार बनाती है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू का, और यदि ये देखा जाता है कि यदि वो दूसरे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो जुडिशरी हैज पावर टू डिक्लेयर देम अल्ट्रा वायरस, और वो वहीं पे देन एंड देयर इटसेल्फ इनएफेक्टिव हो जाते हैं। वो एक्ट या जो भी स्टैट्यूट है परमानेंट या टेम्पररी या रूल और रेगुलेशन बाइलॉज वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। फिर both citizens and public authorities or government are subject to same jurisdiction upon any court. यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात की गई है, यानी one type of court, one jurisdiction for all the people. अभी तक हमने देखा रूल ऑफ लॉ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन रूल ऑफ लॉ के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, तो हम देखते हैं अंडर क्रिटिसिज्म। Rule of law, doctrine of rule of law was a result of political struggle rather than a political research. ये इंस्पायर हुआ था उस समय का पॉलिटिकल टर्मोइल या सिनारियो जो इंग्लैंड में एग्जिस्ट होता था, नहीं कि एनी पॉलिटिकल रिसर्च बेस्ड ऑन ए स्टूडियस मैनर in ideal condition. Dicey did not give space to discretionary power and arbitrary powers. He amalgamated both of them. Modern welfare state cannot perform 100% as per his doctrine. Modern welfare state needs social changes for the betterment and upliftment of its people. And जब social changes होगा, then already existing laws will cease to act
or will find many limitations to act upon. In such case, in such situation, discretionary power of the government or authorities only come to play and perform the task. और डिस्क्रिप्शन हमेशा गलत ही नहीं होता है, ये अच्छा भी होता है, बेनिफिशियल होता है, रिजनेबल होता है। फिर लास्ट पॉइंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू रन गवर्नमेंट ऑफ लॉज अलोन एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। ऐसी वॉज इन फेवर ऑफ ओनली गवर्नमेंट ऑफ लॉज, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस गवर्नमेंट ऑफ मैन को गवर्नमेंट ऑफ लॉ से अलग करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी दोनों को अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में सेपरेट करना इज वेरी इम्पॉसिबल। Government of men have their physical significance,